यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पेपर की जो कि रिसेंट में हुआ है। 26 मई को एग्ज़ाम करवाया गया था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। पूरी ऑफिशियल आंसर की है और जिन भी लोगों ने पेपर परचेस किए हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो लोग मुझे एक बार मैसेज में पिंग ज़रूर करें व्हाट्सएप में, ताकि आपको मैं पेपर है जो फॉरवर्ड कर पाऊँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आंसर की आज ही मेरे पास अवेलेबल हो पाई है। और जो भी लोग इस पेपर को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर की ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का। तो जो भी लोग अभी इस बार ओएसएससी के लिए पेपर दे रहे हैं या फिर एमपी ग्रुप 5 के लिए, वो लोग तो इसको ज़रूर देखना। आपके लिए इससे अच्छा पेपर कोई भी नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा बढ़िया सा पेपर है। पूरा पेपर इंग्लिश फॉर्मेट में है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ये ना तो यूपी का पेपर है, ना एमपी का है, ना बिहार का है, ना ही राजस्थान का है। तो यहाँ पर जो भी लोग इस क्लास को देखें, मैं बता दूं कि ये पेपर उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो लोग एएनएम का पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि जो लोग ओएसएससी का पेपर दे रहे हैं आपको क्या है जो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस का। ऑप्शन में है डिक्रीजिंग द मॉर्टेलिटी रेट, इंक्रीजिंग द मॉर्बिडिटी, इंक्रीजिंग द एवरेज स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंक्रीजिंग द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव एक क्या है कि मॉर्टेलिटी रेट को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो मरने वाली संख्या उसको कम करना है। मॉर्बिडिटी को भी डिक्रीज करना है, बढ़ाना नहीं, यहाँ पे बढ़ाना दिया है। थर्ड ऑप्शन है कि हमें जो एवरेज ह्यूमन की लाइफ है, मतलब कोई 60 साल एक एवरेज लाइफ है, उससे ज़्यादा बढ़ाना है, उसके ऊपर काम करना है। तो ये भी सही है। इंक्रीजिंग द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। जो नहीं करना है, जो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, एम नहीं है, वो क्या है, इंक्रीजिंग द मॉर्बिडिटी रेट, इसको हमें घटाना है ना कि बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 दिन पहले की एक क्लास में इसकी जो अपडेट हुए हैं वो भी पढ़ाए थे। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले कब बनी थी, 1979 में, 1973, 1983 या फिर 1989। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले कब बनी थी, 1983 में, 1983 में। तो यहाँ पर 3 बार इसको क्या किया गया है, जो एज पर गवर्नमेंट के 3 बार इसमें चेंज किए गए हैं। सबसे पहली बनी थी 1983 में, 1983 में, क्लियर है, अगस्त 1983 में। फिर 2017 में इसको चेंज किया गया। तो यहाँ पर तीसरी बार है 2002 में। तो 1983, 2017 और 2002, 3 बार इसमें चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कवर्ड अंडर अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो एक पीएससी है जो कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा, 3000 to 5000, 20,000 to 30,000, 80,000 to 1,20,000 या फिर 1 लाख to 10 लाख तक। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें हम, तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी जनता कवर करेगी, 20,000 से 30,000। जो हिली ट्रैवल पहाड़ी इलाके वहाँ पे 20,000, जो प्लेन एरिया वहाँ पे 30,000। 3000 to 5000 सब सेंटर की जनता है। और 80,000 से लेके 1,20,000 तक के सीएचसी की है। नेक्स्ट इज आशा वर्कर इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री थ्रो। तो आशा वर्कर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, जो आशा वर्कर हैं, किस प्रोग्राम के तहत इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM, ICDH इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। किस प्रोग्राम के तहत आशा वर्कर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जो आशा वर्कर इंट्रोड्यूस कराई गई थी NRHM के तहत। किसके तहत, NRHM के तहत। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए क्या है जो इंटरवेंशन होगा, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।
तो यहाँ पे सेकेंडरी की बात की जा रही है, किसकी? सेकेंडरी की। तो यहाँ पर सेकेंडरी में आपका होगा अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ताकि टर्सरी में पहुँचने की नौबत ना आए, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन में आप ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा? सेकेंडरी, प्राइमरी तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका हो गया। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पर काउंसलिंग के कैरेक्टर कौन से नहीं हैं? इन्वायरमेंटल प्रिपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, फॉर्मल कन्वर्जेशन, फेस टू फेस इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर कौन सा है जो कैरेक्टर नहीं है काउंसलिंग का? काउंसलिंग में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी जरूरी है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन भी जरूरी है। फॉर्मल कन्वर्सेशन की जगह आप जो काउंसलिंग आपकी काउंसलिंग जो कर रहा है वो और जो काउंसलिंग ले रहा है, दोनों के बीच में इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी होनी चाहिए, ताकि पर्सन अपनी चीज़ें हैं जो प्रॉपर तरीके से काउंसलर को बता सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट इज द कैबिनेट टेम्परेचर मेंटेन्ड इन ILR। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है? ILR का यूज़ PSC में वैक्सीन को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। जो कैबिनेट टेम्परेचर होगा ILR में कितना होगा? +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस टू +4 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस, या फिर +8 डिग्री सेल्सियस टू +14 डिग्री सेल्सियस। तो जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होते हैं इनमें +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर PSC लेवल पर वैक्सीन को स्टोर करने में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रुप हेल्थ एजुकेशन मेथड। तो ग्रुप हेल्थ एजुकेशन मेथड कौन सी है? ग्रुप में मतलब बहुत सारे लोग मिलके, 5 से 6 लोग मिलके कर सकते हैं। पैनल डिस्कशन, पोस्चर, टेलीविज़न, प्रिंटेड मटेरियल। ग्रुप हेल्थ एजुकेशन, तो ये आप पैनल डिस्कशन के थ्रू बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी प्रिंटेड मटेरियल में एक ही पर्सन देख सकता है, उसमें कुछ डिस्कशन वगैरह होगा नहीं। टीवी में आप देखेंगे, आए समझ में या ना आए, वैसे ही पोस्टर में, लेकिन पैनल डिस्कशन में आप डिस्कस करके हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ हेल्थ टीम। हेल्थ टीम की क्या क्वालिटी नहीं है? कॉमन शेयर्ड गोल्स, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलेड अडेप्टेशन, या फिर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो जो एक हेल्थ टीम है उनके कॉमन गोल होने चाहिए, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, अर्ली अडॉप्टेशन मतलब बहुत जल्दी कोई भी आपको पेशेंट मिलता है उसकी तुरंत से केयर करना स्टार्ट करना है, एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक हेल्थ टीम के अंदर सब चीज़ें होने चाहिए, डिलेड अडॉप्टेशन को छोड़ के। ऐसे केस में तो मरीज है जो निकल ही जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेक्टेड person or animal that harbors a specific infectious agent in the absence of discriminal clinical disease and serves as a potential source of infection to others is called। तो यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, क्या है यहाँ पर? दैट हर्बोरस है स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट, उसने कुछ इन्फेक्शियस एजेंट को क्या कर लिया? खाया भी है, लेकिन उसको पता नहीं था कि इसके थ्रू कोई क्लिनिकल डिसीज़ भी हो सकती हैं और वो अब एक तरीके का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गया है। तो वो क्या कहलाएगा? केस, करियर, रिजर्वर या फिर होस्ट। तो यहाँ पर ये क्या है? केस है, करियर है कि होस्ट है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? कैरियर, क्योंकि इसने ऐसी चीज़ खाई है कि उसको पता ही नहीं था कि इसके थ्रू मुझे इन्फेक्शन हो के मैं किसी और को भी इन्फेक्शन दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? करियर। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। तो गुड कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या अवॉइड करना है? यूज टेक्निकल वर्ड्स एंड एब्रीविएशन दैट आर नॉट इन यूज सेम लैंग्वेज बाय सेंडर एंड रिसीवर, पेइंग अटेंशन टू नॉन वर्बल मैसेज, गेटिंग एंड गिविंग फीडबैक। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर गुड कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेशन में क्या अवॉइड करना है? व्हाट शुड यू अवॉइड? तो आपको एक तो सेम लैंग्वेज यूज़ करना है जो सामने वाला समझ सके, वो भेजते हैं मैसेज आप जो भी। फिर
अटेंशन, यदि आप नॉन वर्बल मतलब आंखें दिखा के, गेस्चर से, पोस्चर से, डांस करके कुछ भी बताते हो उस पर भी ध्यान देना है। और आपको फीडबैक भी देना है। मान लीजिए आपने मुझे ही मैसेज किया, फिर आपने कुछ भी और बोला, मैंने फीडबैक ही नहीं दी, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं माना जाएगा। तो गुड कम्युनिकेशन में फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको क्या अवॉइड करना है, टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड करना है। मान लीजिए अपने जो मेडिकल टर्म्स हैं, कोई आप आर्ट कॉलेज में जाइए, उस बच्चे को आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, तो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ ना करें जो सामने वाले को समझ में ना आए। An international agency devoted exclusively for the needs of children is, तो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि बच्चों के लिए क्या करती है, स्पेशली बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में हेल्प करती है। यहाँ पर ये देखिए, जब बच्चों की बात आती है तो एक ही एजेंसी इसके लिए क्या करती है, हेल्प करती है, वो है आपकी क्या, यूनिसेफ। क्या है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, या फिर इमरजेंसी फंड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो बच्चों के लिए ही काम करती है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यूनिसेफ। स्थापना पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको याद रखना है कि दिसंबर 11, 1946। यहाँ पर मैंने लिख देती हूँ ताकि आपको और इजी रहे। तो यहाँ पर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, USAID और यूनेस्को, तो धरोहर जो आपके यहाँ आपके विश्व में, वर्ल्ड में, इंडिया में कहीं पर भी कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं जिसको आप एज धरोहर के तौर पे वो कर सकते हैं, वो सब काम यूनेस्को करेगी। लेकिन यूनिसेफ एक ऐसी एजेंसी है जो बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों की ज़रूरतों के लिए काम करती है। तो क्या है यहाँ पर, यूनिसेफ। नेक्स्ट इज रेस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न लाइवलीहुड टू लीड प्रोडक्टिव लाइफ इज कॉल्ड, रिस्टोर करना अपनी एक जो आपका दैनिक जीवन है उसके लिए, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए, तो क्या है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, सोशल, मेडिकल या फिर वोकेशनल। ये आपका कहलाएगा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। आपने टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन में तो पढ़ा है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज एन एपिडेमिक अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कहा है कि कुछ भी एपिडेमिक है, एपिडेमिक, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एपिडेमिक है, लार्ज पॉपुलेशन को जियोग्राफिकल एरिया के बाहर जाके, मतलब आपकी कम्युनिटी एरिया से बाहर जाके अफेक्ट करता है, तो ये क्या है, एंडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक या फिर एक्सोटिक। तो ये प्रॉब्लम आपकी कौन सी कहलाएगी, पेंडेमिक, एज एन कोविड हो गया आपका, प्लेग फैला था वो। नेक्स्ट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से होंगे, हियरिंग डिफिकल्टी, नॉइज, इलिटरेसी या फिर लैंग्वेज। तो फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी से रिलेट करते हुए बैरियर, कौन से, आपकी बॉडी से रिलेट करते हुए बैरियर, वो होंगे आपके क्या, हियरिंग डिफिकल्टी, मतलब आपको सुनने में प्रॉब्लम होगी, जो कि आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएंगे। मैकेनिकल में आपके नॉइज़ आ जाएगा, लिटरेसी आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगा, लेकिन आपका जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो यहाँ पे कौन सा है, वो आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए, हियरिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी सेंटर्स आर कमिंग अंडर। तो जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं किसके अंडर में आते हैं, ऑप्शन में BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, अंडर 5 क्लिनिक्स, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम या फिर ICDS स्कीम। जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर आते हैं ICDS स्कीम के तहत, किसके तहत, ICDS स्कीम के तहत। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ का इंडिकेटर कौन सा नहीं है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, मैराइटल इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर या फिर हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। तो कौन सा है जो यहाँ पर हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है, तो यहाँ पर मॉर्बिडिटी है, हेल्थ पॉलिसी है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है वो है मैराइटल इंडिकेटर, शादी वाला जो आपका हेल्थ में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद अ पेशेंट इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में? ट्रस्ट, नॉलेज, मोटिवेशन, प्रोफेशनलिज्म। जरूरी तो सभी हैं, जरूरी सभी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ट्रस्ट। आप जब तक अपने डॉक्टर पर, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर भरोसा नहीं करेंगे, आप अपनी केयर नहीं करवा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में जो पॉइंट होगा, फैक्टर होगा, वो क्या होगा? भरोसा करना। नेक्स्ट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। सबको पता है कि आपके किसी अपने प्रिय का लॉस हो जाना, डेथ हो जाना या आपकी जॉब चली जाना, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रीफ, लो मूड, सैडनेस या डिप्रेशन, ये कहलाएगा ग्रीफ। अब आप यदि इस बार पेपर देते हैं तो कुबलर रॉस की थ्योरी आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से आपको एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट इज इन सीवेज प्यूरिफिकेशन वाटर कैन बी सेंड टू द नेचुरल सोर्स आफ्टर विच स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो सीवेज प्यूरिफिकेशन में वाटर को नेचुरल सोर्स में भेज दिया जाता है, तो ये कौन सी स्टेज है ट्रीटमेंट की? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ देम? तो सीवेज प्यूरिफिकेशन की जो स्टेज हैं क्या है? सीवेज प्यूरिफिकेशन की जो स्टेज है, तो सीवेज है क्या? ये भी आ सकता है, आपको स्टेज भी पूछी जा सकती हैं। तो सीवेज प्यूरिफिकेशन की जिस स्टेज में जो बचा हुआ गंदा पानी उसको नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में भेजा जाता है, वो कौन सी स्टेज है? वो टर्सरी ट्रीटमेंट। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, तो हॉस्पिटल मेथड कौन सी है वेस्ट डिस्पोज करने के लिए? सैनिटरी लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन, डंपिंग या फिर अल्कोहल प्यूरिफिकेशन। तो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने की सबसे अच्छी मेथड है इंसिनरेशन। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए मैं बता दूं, 100 क्वेश्चन, इनमें से 50% क्वेश्चन जो आपके स्टाफ नर्स के, CHO के या फिर NHM के थ्रू एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीज। क्वेश्चन ध्यान से देखें, वैक्सीन प्रिवेंटेबल बट इट्स अ न्यूनेटल डिसीज, मीजल्स, पर्ट्यूसिस, टिटनस या फिर डिप्थीरिया। वैक्सीन से आप इनमें से किसको प्रिवेंट कर सकते हैं? न्यूनेट्स की बात की जा रही है तो वो होगा आपका टिटनस, क्योंकि माँ को जब बच्चा यूट्रस में ही रहता है तो माँ को TT का वैक्सीन दिया जाता है, ताकि माँ के साथ साथ जो होने वाला बच्चा है उसको भी आप टिटनस से प्रिवेंट कर सकें। न्यूनेटल डिसीज कौन सी होगी? तो वो होगी टिटनस, TT। नेक्स्ट इज ब्लू बेबी डिसीज फाउंड इन इन्फेंट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एक्सेसिवली प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। बच्चे का कलर ब्लू कलर का कैसे होगा? ब्लू बेबी डिसीज यदि इन्फेंट में देखने को मिलती है तो मतलब कि आपके जो पीने के पानी है उसमें क्या है ज़्यादा? सल्फेट, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट या फिर फ्लोराइड। तो यदि ब्लू बेबी डिसीज की बात की जाती है इन्फेंट्स में, तो मतलब जो आप पानी पीते हैं उसमें क्या है? नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C रिजल्ट्स इन, विटामिन C की कमी से क्या होगा? स्कर्वी होगी, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होगी कि पेलाग्रा होगा? पेलाग्रा नियासन के कारण होगा। अब यहाँ पर जो डेफिशिएंसी होने वाली है विटामिन C से, वो आपकी होगी स्कर्वी। क्या होगी? स्कर्वी। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन विथ पॉट वैली इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो पॉट वैली किसमें देखने को मिलेगी? पॉट वैली का मतलब आगे के जो बच्चे के पेट पर बहुत ज़्यादा फैट के कारण बच्चे के हाथ पर बिल्कुल दुबले पतले रहेंगे, लेकिन जो डमी है उसका कैसा रहेगा? बैली कैसा होगा? मटके जैसा, पॉट जैसा। तो ये किसमें देखने को मिलेगा? ना तो ये ग्वाइटर में होगा ना एनीमिया में होगा, ये होगा आपका क्वाशियोरकर में। किसमें? क्वाशियोरकर वाले बच्चे का जो फैट डिपोजिशन होता है एब्डोमेन के, आप उसी के लिए यहाँ पे क्या कहेगा? पॉट बेली। नेक्स्ट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा हिस्सा किससे बना होता है? बोन्स, स्किन, वाटर या फिर ऑर्गन। तो यहाँ पर जो यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब जिसको आप दे सकते हैं। यहाँ पे कहा है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है IUD के इंट्रायूट्राइन डिवाइस के किसी एक को छोड़कर, मतलब आप उसको दे सकते हैं। PID वाले में नहीं देंगे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज वाले में,
एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग वाले में भी नहीं देंगे, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में भी नहीं देंगे, लेकिन डीएम वाले पर्सन में आप दे सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले उन्हें आप आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कभी कभी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट हो गए मतलब पीआईडी में नहीं देंगे, यदि ब्लीडिंग होती है यूट्राइन तो उसमें भी नहीं देंगे, कार्सिनोमा सर्विक्स में तो नहीं देंगे क्योंकि और ज़्यादा सिचुएशन को वर्स्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला है तो आप इसमें आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा की सेरिब्रम। पार्ट कुछ ना कुछ है जो रेगुलेट करते हैं, लेकिन टेम्परेचर पूछते हैं तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट कैन फेल्ट बाय द मदर एट विच ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट माँ को फील होते हैं किस ट्राइमेस्टर में होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर थर्ड मंथ में। 3 ट्राइमेस्टर में बस प्रेगनेंसी डिवाइड की जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट माँ को फील होंगे ये होते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी में। 20 वीक की प्रेगनेंसी का मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेकंड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं माँ को वो क्या कहलाते हैं? क्विकनिंग। क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग। और जो ट्राइमेस्टर की बात करें तो वो होंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि यदि प्रीमी पैरा मतलब फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी है तो 20 वीक में, लेकिन यदि डायरेक्ट आपको मल्टी पैरा में पूछे तो 16 वीक से फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि ट्राइमेस्टर वाइज पूछें तो सेकंड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट वन इज ओरल पोलियो वैक्सीन गिवन एट बर्थ इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इट्स नोन एज। तो यदि डिलीवरी कहाँ पे होती है? हॉस्पिटल में होती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। तो यदि जो ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का डोज दे दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो वो कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी डोज, इनिशियल डोज, फर्स्ट डोज या फिर जीरो डोज? कौन सा डोज कहलाता है जो डिलीवरी के टाइम पर बच्चे को हॉस्पिटल में यदि डिलीवरी होती है तभी पॉसिबल हो पाता है, दे दिया जाता है वहाँ, तो वो कहलाता है जीरो डोज। कौन सा? जीरो डोज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो इनमें से वेक्टर बॉर्न स्कर्वी, मलेरिया, रिकेट्स या फिर एनीमिया। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में होगा, एनीमिया है जो ब्लड की कमी से होगा। वेक्टर बॉर्न डिसीज यहाँ पर अब कौन सी बचती है? तो वो है मलेरिया। क्या है? मलेरिया, जो कि एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के बाइट करने के कारण होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर? वेक्टर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ हेमलिच मैन्यूवर इज। हेमलिच मैन्यूवर का क्या पर्पस है? टू रिलोकेट द पर्सन, टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट, टू रिमूव अ ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे या फिर टू ट्रीट एन इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो। तो हेमलिच मैन्यूवर का जो पर्पस है वो क्या है? यदि कुछ भी विक्टिम्स के एयरवे में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी फंस जाता है, चोक होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मैन्यूवर अपनाया जाता है वो क्या है? हेमलिच मैन्यूवर। तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू रिमूव अ ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे। नेक्स्ट इज What should be your first action while giving first aid to a victim on electrical shock? तो यदि आपके सामने कोई इलेक्ट्रिकल शॉक वाला पर्सन आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक का मतलब इसको करंट लगाओ, सबसे पहले आप क्या करेंगे? इंश्योर द कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज डिटेच्ड, चेक फॉर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स एंड कॉन्शियसनेस, इंश्योर दैट द विक्टिम इज ब्रीदिंग, प्रोवाइड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो आपकी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपके ऐसे केस में, जिस भी चीज़ से करंट लगा है उस चीज़ को, सोर्स को क्या करना है? डिटैच करना है, उससे दूर करना है, और सीधा हाथ से जाके नहीं। तब भी इसी तरीके का केस आपको एग्जाम में नहीं, यदि नॉर्मल वे में भी कुछ होता है ऐसा, तो आप लकड़ी का आइटम कुछ भी यूज़ कीजिए, बेलन चकला कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ लकड़ी के आइटम से उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज
पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कितनी एज ग्रुप के बच्चों को कवर किया जाता है? 0 to 5 मंथ, 0 to 1 ईयर, 0 to 5 ईयर, फिर 0 to 2 ईयर्स। कितनी एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पे कवर किया जाता है? 0 से 5 ईयर तक के। कितना? 0 to 5 ईयर्स तक के। नेक्स्ट इज लेटरल पोजीशन इज गिवन टू अ प्रेग्नेंट वूमेन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। लेटरल पोजीशन दी जाती है प्रेग्नेंट वूमेन को किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए? सुपाइन हाइपरटेंशन, सुपाइन हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर रेस्पिरेटरी निमोनिया से। तो लेडीज़ के लिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, उसको लेटरल पोजीशन यूज़ करने के लिए कहा जाता है कि आप लेफ्ट साइड लेटिए। इसका मेन रीज़न होता है सुपाइन हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेट्स टेम्परेचर इन विच डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल थर्मामीटर कितना टेम्परेचर है जो आपको बताएगा? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110, 96 टू 110 या फिर 96 टू 120। तो क्लिनिकल थर्मामीटर है इंडिकेट्स करेगा कितने डिग्री के टेम्परेचर तक के लिए? तो ये करेगा 95 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट इज विजुअल एक्टिविटी कैन बी असिस्ट विथ। विजुअल एक्टिविटी असिस्ट की जाती है किससे? ऑप्थेल्मोस्कोप से, स्नेलन चार्ट, गोनियोमीटर या फिर रेफ्रैक्टोमीटर। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट अपनाया जाएगा विजुअल एक्टिविटी के लिए वो होता है स्नेलन चार्ट। 20 फीट की दूरी पे टांग दिया जाता है और आपसे पढ़ने को कहा जाता है। तो इससे आपकी विजुअल एक्टिविटी है जो चेक की जाती है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबका ब्लड रिसीव कर लेगा? ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव। तो ए बी पॉजिटिव वाले सबका ब्लड है जो रिसीव कर लेंगे। कौन? ए बी पॉजिटिव वाले। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर अलग है, रिसीवर अलग। रिसीवर मतलब किसी का भी ले लो, और वो नेगेटिव वाले किसी को भी अपना दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन कंटेन हाउ मेनी सोडियम पर 100 ml। तो आइसोटोनिक्स जो नॉर्मल सलाइन है इसमें कितना सोडियम रहेगा 100 ml में? होगा 0.9%। नेक्स्ट इज 1 ounce इज इक्वल टू। तो 1 ounce किसके इक्वल होगा? 2 टीस्पून, 4, 5 या फिर 6। तो 1 ounce होगा किसके इक्वल? 6 टीस्पून के इक्वल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजेनाइटल डिसीज। तो इनमें से कंजेनाइटल डिसीज कौन सी है? ग्वाइटर, सिकल सेल एनीमिया, क्वासियोरकर या फिर डिप्थीरिया। तो कंजेनाइटल एट द टाइम ऑफ बर्थ से आपको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, लेकिन ग्वाइटर आपको बाद में डायग्नोस हो सकता है। क्वासियोरकर, डिप्थीरिया ये सब बाद में हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पैथोजन इज नोन एज। तो आपकी किसी भी पैथोजन से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी, हेल्थ, रिस्क फैक्टर या फिर प्रीडिस्पोजिशन। तो ये आपकी कहलाएगी क्या? इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज। तो मीजल्स वैक्सीन को किस रूट से दिया जाता है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर ओरल। मीजल्स वैक्सीन बस ओनली सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। इंट्रामस्कुलर से डीपीटी दी जाती है, न्यूमोकोकल दी जाएगी। इंट्राडर्मल से ओनली बीसीजी दी जाती है, और ओरल है जो ओपीवी और रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट इज ऑल करेंट डिसीज केसेस ओल्ड एंड न्यू एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन रिफर्स टू। तो सभी करेंट के जो केस हैं, नए पुराने करेंट केस की बात की जाए तब आपको समझ जाना है कि जब भी ओल्ड और न्यू केस की बात हो दैट मीन से क्या है आपकी प्रेवलेंस। जब ओनली नए केस बस कहें तो आपको कहना है इंसिडेंस, लेकिन नए पुराने दोनों जोड़ के पूछे जाएं तो आपको कहना है क्या है? प्रेवलेंस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के मेन टारगेट क्या हैं? कपल्स इन द फर्टाइल एज, मैन आफ्टर फर्टाइल एज, वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज या फिर चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर। अब देखिए आप, एक सिंगल मैन फर्टाइल है तो वो अकेला तो बच्चे पैदा कर नहीं पाएगा, वुमेन अकेली है तो वो नहीं कर पाएगी, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑप्शन बी और सी में बच्चा 12 साल का तो उसको आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में जो टारगेट तो नहीं बनाएंगे। यहाँ पर जो टारगेट कपल होगा क्या होगा? कपल्स इन द फर्टाइल एज।
कैसे कपल फर्टाइल एज मतलब रिप्रोडक्टिव पीरियड में चल रहे हैं वो कपल को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज एज पर द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन टू बी डन विद इन। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग जन्म और मृत्यु कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करानी चाहिए? 14 डेज, 7 डेज, 28 डेज या फिर 21 डेज। कितने दिनों के अंदर आपको ये क्या करना है? रजिस्टर कराना है। तो ये आपका है 21 दिन के लिए, कितना? 21 डेज के लिए। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चेस्ट वॉल कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन फॉर एडल्ट। तो यहाँ पर कितने चेस्ट वॉल कंप्रेशन और ब्रीथ आपको करना है सीपीआर के लिए? तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, वो है आपका 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ। नेक्स्ट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी किस बेस पर है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी किस चीज़ पे काम करेगी, किस चीज़ पर बेस्ड है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। आपकी बॉडी में कितनी क्षमता है लड़ने की, वो क्या है? आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज ब्लड स्पेसिमेन फ्रॉम अ पेशेंट सस्पेक्टेड विथ मलेरिया शुड बी बेस्ट कलेक्टेड। ये क्वेश्चन है जो अमरू यूनिवर्सिटी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एग्ज़ाम करवाया था, उसमें भी ये पूछा गया था। उसमें CHO या फिर स्टाफ नर्स के लिए था। ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है मलेरिया के लिए। तो बेस्ट टाइम क्या होगा? जब फीवर एट द पीक पर हो, आफ्टर टेकिंग मील्स, व्हेन फीवर इज जस्ट स्टार्टेड, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। जब मलेरिया में फीवर पीक पर हो सबसे ज़्यादा, उसी टाइम पर ब्लड कल्चर है जो ब्लड टेस्ट है जो किया जाएगा, ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन यू विल प्रोवाइड टू अ पर्सन विथ एपिस्टैक्सिस। तो यदि किसी पर्सन की नाक फूट गई हो, नाक फूटना, नाक से ब्लीडिंग होना, नोज ब्लीडिंग होना, एपिस्टैक्सिस वाले पर्सन में आप कौन सी पोजीशन देंगे? सिटिंग अप, ट्रेंडलाइन वर्ग, लाइंग डाउन या फिर लेटरल। तो यहाँ पर ट्रेंडलाइन वर्ग तो दी जाती है जब यूट्राइन प्रोलैप्स वगैरह हो रही हो। लाइंग डाउन लेटने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेटरल आप अनकॉन्शियस पर्सन को मेनली देंगे या फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर करना होता। यहाँ पे आप यदि इसको नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो बैठने के लिए कहेंगे, आगे की तरफ सिर करके हैं जो आप बैठने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव फॉर पीपल विथ नो नॉन रिस्क फैक्टर फॉर TB इफ इंड्यूरेशन इज। ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है कब? जब नो नॉन रिस्क फैक्टर और TB के लिए इंड्यूरेशन कितना हो? 5 और मोर मिलीमीटर, 10 और मोर मिलीमीटर, 15 और मोर मिलीमीटर, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर नो नॉन रिस्क फैक्टर का मतलब है कि वो कभी किसी से ऐसे मिले ही नहीं कि उनको TB हो जाए। तो ऐसे केस में तो इस आंसर की के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 15 mm और ज़्यादा, लेकिन जो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है वो 10 होता है। तो आप इसको एक बार रीचेक कर लेना, मैं भी रीचेक करके आपको इसका यहाँ पर सही आंसर दिया गया 15, लेकिन यहाँ पे भी कहा है कि नो नॉन रिस्क में पर्सन गया है, कोई भी ऐसे रिस्की जोन में वो नहीं गया, लेकिन ट्यूबरक्लिन टेस्ट है जो पॉजिटिव कब माना जाएगा। नेक्स्ट इज a system of storage and transportation of vaccine from the manufacturing to the site of administration without losing potency of the vaccine। तो वैक्सीन का ऐसा सिस्टम जिसमें वैक्सीन स्टोर हो, ट्रांसपोर्ट हो, जहाँ से बनी है वहाँ से लेके एडमिनिस्ट्रेशन होने तक, लगने तक, बिना वैक्सीन की पोटेंसी को खोए, बिना वैक्सीन की जो क्षमता है उसको खोए हुए, पोटेंसी को खोए हुए पहुँच जाए। तो क्या कोल्ड चेन है, क्वारंटीन है, इंक्यूबेशन है कि वारंटी है? ये कहलाएगी आपका क्या? कोल्ड चेन। क्या कहलाएगा? कोल्ड चेन। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन कवरेज इन अ सब सेंटर। तो पॉपुलेशन कवरेज है सब सेंटर में 3000 से 5000 तक। ये देखिए आपको PSC भी पूछ लिया, सब सेंटर भी पूछ लिया है। नेक्स्ट है टारगेट ग्रुप इन सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ इलनेसेस। तो टारगेट ग्रुप क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए? यदि किसी को इलनेस हुई है तो
सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, तो पेशेंट तो ऑलरेडी सेकेंडरी में है ही, अब यहाँ पे प्रिवेंट होने की बात की जा रही है, तो वो होंगे आपके हेल्दी इंडिविजुअल की, जो हेल्दी पर्सन है उनको आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब प्राइमरी में तो आप बचे रहे, सेकेंडरी में आप हेल्दी पर्सन मतलब इनको डिसीज़ वगैरह तो नहीं हो रही हैं या होती हैं, क्योंकि चांसेस रहेंगे तो उनको यहाँ पे ज़्यादातर इफेक्ट होगा, तो क्या होंगे हेल्दी इंडिविजुअल। द स्प्रेड ऑफ डिसीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकम अनलाइकली व्हेन इम्यूनिटी इज अचीव्ड, तो यहाँ पर डिसीज का स्प्रेड होना एक पर्सन से दूसरे में जब इम्यूनिटी बन गई है तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल हाइड एक्टिव या फिर स्पेसिफिक, ये कहलाएगी आपकी हाइड इम्यूनिटी, कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी बन गई है और आप उस डिसीज यदि कुछ भी फैलती है तो आपको वो नहीं होगी। नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंस प्रेजेंस ऑफ डिसीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्पेसिफिक रेस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। अभी हमने पेंडेमिक पढ़ा कि ओवर द जियोग्राफिकल एरिया, अब यहाँ पे कहा है कि एक जियोग्राफिकल एरिया में एक स्पेसिफिक रेस को ही, मतलब एक स्पेसिफिक तरीके के लोगों को ही अफेक्ट कर रही है, तो क्या है, ना तो ये पेंडेमिक है, ना स्पोरेटिक है, ना एपिडेमिक है, होगी आपकी क्या एंडेमिक, कौन सी एंडेमिक। नेक्स्ट वन इज बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट एक ही है, वो है आपकी फैमिली, क्या है फैमिली, और सोसाइटी की वो है फैमिली। नेक्स्ट इज अ वुमन हु हैज़ गिवन बर्थ टू वन वायबल चाइल्ड इज टर्म्ड एज, तो ऐसी वुमेन जिसने अभी तक एक वायबल चाइल्ड को जन्म दिया है, मतलब जिंदा बच्चे को जन्म दिया है, लाइव बच्चे को जन्म दिया है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रीमी पैरा, मल्टी पैरा, नली पैरा, प्रीमी ग्रेविडा, तो ये कहलाएगी आपकी क्या प्रीमी पैरा, जिसने द वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ टू वन वायबल चाइल्ड, तो वो क्या है प्रीमी पैरा। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हो, नली पैरा का मतलब है कि प्रेग्नेंट हुई है बट उसने कभी भी वायबल बच्चे को जन्म नहीं दिया, मल्टी पैरा में दो से ज़्यादा बच्चों को जन्म देना, तो यहाँ पर ऐसी वुमेन जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है वायबल चाइल्ड को, तो वो क्या है, वो कहलाएगी आपकी प्रीमी पैरा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, मतलब बांझपन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होगा, या फिर किस विटामिन की कमी से बांझपन होगा, ए बी डी या फिर ई, होगा विटामिन ई, जिसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज सेपरेटिंग एंड रेजिस्टेंस द मूवमेंट ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज्ड और पोटेंशियली एक्सपोज टू अ कंटेजियस डिसीजेज, तो कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा कि आप उस पर्सन को दूसरों से अलग रखें, क्योंकि वो एक बार कंटेजियस पर्सन से मिलके आया है, तो वो क्या होगा, क्वारंटीन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन या फिर सर्विलेंस, तो जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी उसको करेंगे आप अलग, तो वो आइसोलेशन होगा, यदि जो इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन से मिलके आया है तो वो क्या कहलाएगा, क्वारंटीन। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बेस्ट ग्रोथ इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों में ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस पता करने के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, हेड सरकमफेरेंस, वेट, चेस्ट सरकमफेरेंस या फिर हाइट, कौन सा सबसे अच्छा इंडिकेटर होगा, तो वो होगा बच्चे का वजन बढ़ना, क्या है बच्चे का वजन बढ़ना। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एज ऑफ नॉर्मल क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनेल इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में एंटीरियर फॉन्टेनेल कब क्लोज होते हैं, 18 to 24 मंथ, 4 to 6 वीक, 2 to 4 मंथ या फिर 16 to 22 वीक्स, तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल होते हैं, कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल हैं, जो यहाँ पे कहा है आपको एंटीरियर की जगह पोस्टीरियर भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर क्लोजिंग टाइम पूछा गया है, कब क्लोज होंगे, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल हैं ये बाद में क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर, जिसको हम ऑक्सीपिट भी कहते हैं, तो पोस्टीरियर जल्दी क्लोज हो जाते हैं लेकिन एंटीरियर क्लोज होते हैं 1.5 साल तक की एज में, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 18 से 24 महीने में। नेक्स्ट वन इज विच आर द रिच कंटेंट प्रेजेंट इन हाइंड मिल्क ऑफ अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर का जो हाइंड मिल्क है उसमें कौन से कंटेंट ज़्यादा होंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड आयरन, वाटर एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फैट एंड एनर्जी, जो कंटेंट ज़्यादा होंगे हाइंड मिल्क में वो कौन से होंगे, फैट और एनर्जी, जिससे बच्चा
मोटा भी होगा, फ्लबी भी लगेगा और एनर्जेटिक भी रहेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्कीम इज नॉट कनेक्टेड विद वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा है जो बच्चों से रिलेट करता हुआ नहीं है? बच्चों से रिलेट करता हुआ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है यहाँ पर ODEPC, POSCO, NCPCR, ICDS। तो ICDS करता है, POSCO बच्चों के लिए ही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए। फिर यहाँ पर जो आपका आएगा कि जो नहीं है, मतलब कि जो नहीं है वो क्या होगा आपका ODEPC। क्या है? ODEPC लेबर डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ODEPC, जो कि बच्चों के लिए काम नहीं करते। ये इनिशिएटिव केरल में ही लिया गया था। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट यहाँ पर जो एक और टर्म दिया गया है, तो यहाँ पर आपको यदि इस तरीके से क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है कि जो बच्चों के लिए नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? ODEPC, POSCO बच्चों के लिए है, आया था ये एग्जाम में, नर्सिंग में आ चुका। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए है, ICDS भी है। क्लियर? नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। रतौंधी और नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन A की कमी के कारण। नेक्स्ट इज विच इज द डिसीज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। कौन सी डिसीज है जिसमें इन्फ्लामेशन भी होगा, साथ ही साथ लंग्स पैरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन के साथ साथ कंसोलिडेशन है, मतलब एक तरीके की स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो क्या है? ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, कोलोनल एट्रेसिया, निमोनिया, फिर कन्वल्जन्स। ये होगा आपका निमोनिया। लंग्स से रिलेट करता हुआ कहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका? निमोनिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, तो टारगेट ग्रुप क्या है? न्यूबॉर्न विथ हाई रिस्क, इन्फेंट विथ लेथार्जिक, टोडलर्स, या फिर स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़। तो WIFS प्रोग्राम के जो बच्चे होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे? स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज what is the term using for first menstrual period in a female adolescent। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा यदि किसी फीमेल एडोलेसेंट के फर्स्ट पीरियड आते हैं? तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए मेनार्ची, थैलार्ची, मेनोपॉज या फिर एड्रेनर्ज। तो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा आपका मेनार्ची। क्या होगा? थैलार्ची का तो मतलब होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ब्रेस्ट बड्स का आना, एक्सिलरी हेयर्स का आना। मेनोपॉज का मतलब होगा परमानेंटली पीरियड्स का स्टॉप होना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो जो हमने अभी BFHI पढ़ा है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल क्यों लाया गया था? ताकि माँ अपने बच्चे को फीड करा सके। तो यहाँ पर BFHI का जो पॉइंट नहीं है वो क्या है? गिव आर्टिफिशियल टीट्स और पेसिफायर्स टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स। ये बिल्कुल भी नहीं, BFHI में तो ये नहीं आता है। रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी ये है आपका, बच्चे की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीड कराना। ट्रेन स्टाफ को रखना ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, बेनिफिट मैनेजमेंट के बारे में बता सकें। लेकिन जो नहीं है वो क्या है? गिव आर्टिफिशियल टीट्स और पेसिफायर टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट। Next is what is the method of converting a medicine or solution into an aerosol that is inhaled directly to the lungs। तो कौन सी एक मेडिसिन का ही फॉर्म है, मेडिसिन को कन्वर्ट किया है एक सॉल्यूशन में ताकि आप सीधा इनहेल करेंगे तो लंग्स में जाएगा। तो वो क्या है? रिएस्ट्रेंट्स, इरिगेशन, नेबुलाइजेशन या प्रेसिसिटेशन। ये कहलाएगा आपका नेबुलाइजेशन। नेक्स्ट इज What is the appropriate calorie requirement needed for an infant aged 1 year of 1 day। तो ये हमने कई बार पढ़ा है कि बच्चा 1 साल का है, यहाँ पर कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी पर kg? 100 किलो कैलोरी। यदि मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, 1 ईयर का बच्चा है, 10 किलो तक का है, तो उसको 1000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट नॉट प्रेजेंट इन WHO फॉर्मूला ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।
WHO का जो ORS ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन है उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है? सोडियम क्लोराइड, जिंक, ग्लूकोज या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, पोटेशियम है, लेकिन जिंक नहीं है। जिंक को अलग से है जो दिया जाता है डायरिया वाले पर्सन में, बच्चों में 14 दिन के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इमोशनल आउटबर्स्ट कॉमनली सीन इन टोडलर्स विच शोज दे आर अपसेट। तो टोडलर्स एज ग्रुप में आपने देखा होगा जिनकी उम्र 1 से 3 साल होती है, इनमें एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, उनकी बात आपने नहीं मानी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, अपसेट होंगे। तो क्या है? पाइका है, टिक्स है, टेम्पर टेंट्रम है कि टॉयलेट रनिंग है? ये कहलाएगी आपकी टेम्पर टेंट्रम। पाइका तो एक तरीके से नॉन ईटेबल सब्सटेंस का खाना है आपका, तो ये क्या है बच्चों का? टेम्पर टेंट्रम। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू एम्ब्रॉयज पेयर। तो एम्ब्रॉयज पेयर में क्या एप्लीकेबल है? एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, इंटरनल सेफेलिक वर्जन, या फिर इंटरनल पॉडेलिक वर्जन, या फिर एक्सटर्नल पॉडेलिक वर्जन। तो यहाँ पर कहा है कि एम्ब्रॉयज है जो क्या है? एम्ब्रॉयज पेयर है, इसमें क्या एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयज पेयर है इसमें जो एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका सी, इंटरनल पॉडेलिक वर्जन। इनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है एम्ब्रॉयज पेयर के लिए। नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यदि फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी पूछें तो वो एम्ब्रॉयज पेयर। अब एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची, एरिस्टोटल, सोरानस, जूलियस कैसर, एरेनेसी। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पे आप भी आंसर है जो दे सकते हैं। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन थे? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम दिया गया था कार्ल एर्नस्ट वॉन बेयर, जिनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा गया। लेकिन अभी जो आप रिसेंट में आप बुक्स या फिर गूगल करके देखेंगे तो अरिस्टोटल को भी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ मेथड्स बनाई, इस तरीके का कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह किए कि जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का कैसे होगा, तो इनके लिए कंसीडर किया गया है क्या? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स इज डिजाइंड बाय। तो ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स किसने बनाए थे? कैम्बरलेन, म्यूरक्यो, चार्ल्स वाइट या फिर लैनिक ने। तो जो ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स बनाया था किसने बनाया था? चैम्बरलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1861 सैम लुइस डेमोन्स्ट्रेटेड द कॉज ऑफ परपीरियल सेप्सिस। व्हाट अमंग द फॉलोइंग दे प्रैक्टिस टू रिड्यूस परपीरियल सेप्सिस। तो परपीरियल सेप्सिस को रिड्यूस करने के लिए क्या बनाया गया था? हैंड वॉशिंग विथ वाटर, हैंड वॉशिंग विथ बीटाडीन, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक इंटेक, स्क्रबिंग देयर हैंड्स इन क्लोरीन ऑफ लाइम। तो यहाँ पे 1961 की बात की जा रही है कि परपीरियल सेप्सिस होता था जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो इन्फेक्शन होगा तो परपीरियल सेप्सिस है। अब उस सेप्सिस के लिए कम करने के लिए प्रैक्टिस में क्या किया था इन्होंने? हैंड स्क्रब किए थे क्लोरीन ऑफ लाइम से। नेक्स्ट वन इज हु इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट LSCS। तो LSCS तो यहाँ पर जो प्रेजेंट में एम मोरक्यो, पोरो, मैक्स सेंगर, एफ मुनरोकेर, तो वो है मुनरोकेर। यहाँ पर आपको ये नाम है जो याद ही रखने होंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मुनरोकेर का नाम आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सिजेरियन सेक्शन के लिए इन्होंने जो हिस्ट्री क्रिएट की थी वो कौन थी? प्रोफेसर मुनरोकेर, जिन्होंने पहली बार है जो LSCS करवाया था। नेक्स्ट वन द ईयर 1902 इज सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ ऑब्स्टेट्रिक फॉर व्हाट। 1902 की एक हिस्ट्री है ऑब्स्टेट्रिक के लिए, वो क्या है? फर्स्ट इंडियन मिडवाइफ्स एक्ट वाज पास्ड, प्रॉपर करेज फॉर मिडवाइफरी एजुकेशन वाज स्टार्टेड, एन एग्जामिनेशन फॉर मिडवाइफरी प्रैक्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड, या फिर द फर्स्ट इंग्लिश मिडवाइफ एक्ट वाज पास्ड एंड स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ मिडवाइफ बिकम मैंडेटरी बाय लॉ। 1902 के इतिहास में जो हमारी गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री में हुआ था कि पहला इंग्लिश मिडवाइफ एक्ट पास हुआ था कि जिसमें
स्टेट रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो मैंडेटरी लॉ बना दिया गया था कि आपके पास स्टेट रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज एज फॉर एज इंडियन मिडवाइफरी इज कंसर्न्ड हु अमंग द फॉलोइंग इज द फोर रनर। तो मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है कि ग्रॉस रूट लेवल पे वर्कर कौन सा रहा है। JPJN मतलब जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स, LHI, ट्रेडिशनल दाई या फिर ट्रेंड मिडवाइफ्स, तो जो ग्रॉस लेवल पे वो क्या है, ट्रेडिशनल दाई। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूमिंग इन ऑर्गेनाइज्ड बाय 1940s हैज़ विटनेस्ड व्हाट इम्प्रूवमेंट इन मैटरनिटी प्रैक्टिस। तो रूमिंग इन का मतलब होता है कि बच्चे और माँ को 24 आवर एक रूम में ही रखा जाए। तो ये किस लिए था, रिडक्शन इन न्यूनेटल इन्फेक्शन फ्रॉम क्रॉस कंटेमिनेशन, इंक्रीज्ड मैटरनल कॉन्फिडेंस के लिए, ग्रेटर इंडिपेंडेंस फॉर द मदर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस अ न्यू मदर एक्सपीरियंस। तो जो पहली बार माँ बनती हैं, नई माएँ होती हैं, उनको क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, टेकिंग इन, टेकिंग होल्ड, लेटिंग गो, ऑल ऑफ दी। अब तो ये सब कुछ देखने को मिलता है जो पहली बार माँ बनती हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनिटी केयर इन टू ensure that every expectant and nursing mother maintain good health, learn the art of child care, has a normal delivery and bear healthy children given by। तो ऑब्जेक्टिव है मैटरनिटी केयर के लिए इंश्योर किया गया कि हर एक माँ के लिए, नर्सिंग मदर के लिए गुड हेल्थ है जो क्या करना है, बना के रखना है। किसने दिया था, ये तो दिया था WHO ने, काम WHO ही करेगा। नेक्स्ट वन इज ICM स्टैंड फॉर, तो ICM का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ नॉर्मल फीमेल पेल्विस। तो नॉर्मल फीमेल पेल्विस में वेल राउंडेड ब्रिम होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर होगा, इक्वल और स्लाइटली ग्रेटर होगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से, वेल कर्व्ड सैक्रम भी होगा, वेल राउंडेड वाइट सैक्रोसियाटिक नोच होगा। तो मतलब ये सभी, तो जो एक नॉर्मल फीमेल पेल्विस में जो चीज़ें होनी चाहिए वो क्या हैं, सभी होंगी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सिलेंड्रिकल erectile body measuring about 2.5 centimeter situated in the most anterior part of the vulva। vulva किसको कहा गया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए। कल ही क्लास ली थी मैंने सेकंड शॉर्ट्स चैनल पर मेडिकल नर्सेस आपके रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेके, तो वहाँ पर वुल्वा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब यहाँ पे कहा है कि मोस्ट एंटीरियर पार्ट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, इरेक्टाइल बॉडी और मेजरिंग 2.5 सेंटीमीटर। वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। होगा क्लाइटोरिस, जैसे पेनिस मेल में वैसे ही फीमेल में क्लाइटोरिस। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी सप्लाई। तो मेमोरी आर्टरीज कौन सी आर्टरी सप्लाई करेंगी, यूट्रस, ओवरीज, ब्रेस्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब्स की, तो होगी ब्रेस्ट की ही। इंटरनल मेमोरी आर्टरी किसको सप्लाई करेंगी, ब्रेस्ट को। नेक्स्ट इज द ग्राफियन फॉलिकल ग्रोज एंड मेच्योर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं किसके इन्फ्लुएंस के कारण ग्रोथ करेंगे, FSH और LH के कारण। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द ओवेरियन हार्मोन। तो ओवरी रिलैक्सिन को भी रिलीज करती है, कब, डिलीवरी के टाइम पर, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तब। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक जो आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें रिलीज करती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका D, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल स्पर्म मोटिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी। तो स्पर्म की मोटिलिटी नॉर्मल कब कंसिडर की जाएगी, 1 to 2 mm पर मिनट, 2 to 4 mm पर मिनट, 2 to 3 mm पर मिनट या फिर 5 to 6। स्पर्म मोटिलिटी किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इनफर्टिलिटी के लिए। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की काउंटिंग, स्पर्म की क्वालिटी सब मायने रखती है। तो स्पर्म मोटिलिटी नॉर्मल कंसीडर की जाती है जब ये 2 to 3 mm पर मिनट हो। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइज्ड ओवम इज अदरवाइज नोन एज। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है इसका दूसरा नाम क्या है, oocyte, जाइगोट, मोरुला या फिर ब्लास्टोमियर। तो ये कहलाएगा आपका जाइगोट। नेक्स्ट वन, अम्लाइकल कॉर्ड नॉर्मली कंटेंस। तो अम्लाइकल कॉर्ड किससे मिलके बनती है, तो अम्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी 1 वेन होती है। वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी और जो आर्टरी है क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो 2 आर्टरी 1 वेन होगी। अम्लाइकल कॉर्ड को फ्यूनेस भी कहा जाता है। दूसरा नाम पूछे एग्जाम में
तो अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम है क्या? फ्यूनिस। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर, इट्स नोन एज द क्विकनिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। नेक्स्ट वन, एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन आर। तो ये सभी क्या है? एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, बार बार टॉयलेट जाना। प्रिजम्पटिव साइन है, प्रोबेबल है, पॉजिटिव है। 3 तरीके के तो साइन ही होते हैं, ये आपके होंगे प्रिजम्पटिव साइन। कौन से? प्रिजम्पटिव साइन। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द स्टमच। तो ये क्या है? ओसिएंडर साइन है, हैगर से पाल्मर की गॉडल्स, ये कहलाएगा हैगर साइन। नेक्स्ट इज AMTSL कंप्राइज्ड ऑफ। तो AMTSL में क्या है? ऑक्सीटोसिक ओनली, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। AMTSL क्या है यहाँ पर? AMTSL। तो AMTSL का मतलब होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आप ऑक्सीटोसिक्स भी देते हैं ताकि आप PPH से बचा सकें, कॉन्ट्रैक्शन को भी मैनेज करना होगा, बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज भी देंगे। तो AMTSL का यहाँ पर क्या है? सभी चीज़ें हैं। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पार्टोग्राफ इज फॉर। तो पार्टोग्राफ में फर्स्ट स्टेज की प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में ही क्यों? क्योंकि बेबी के बाहर आने के बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के लिए क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मतलब सर्विक्स डायलेट होने तक। एक बार बच्चा बाहर आ गया तो पार्टोग्राफ का यूज़ यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ लेबर प्रोग्रेस इन द फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट इज कॉन्डोम टेम्पोनेट इज यूज्ड इन। तो जो टेम्पोनेट है किस में यूज़ किया जाएगा? क्लेम्सिया में, PPH में, यूट्राइन रप्चर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो टेम्पोनेट यूज़ किया जा सकता है PPH के लिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG। तो BCG दी जाती है इंट्राडर्मल रूट से, एक सिंगल वैक्सीन यही है जो इंट्राडर्मल देते हैं। लास्ट है अबॉर्शन इज द टर्म अप्लाइड द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड वेट। तो अबॉर्शन कंसिडर किया जाएगा कब? जब यहाँ पर 500 ग्राम से कम कंसेप्शियस मटेरियल बाहर आया हो तब। कितना? लेस देन 500 ग्राम। तो ये था ऑफिशियल पेपर। आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, यदि रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।